हेलो मित्रों। आज एक और नई क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रश्नोत्तरी में पार्ट नंबर 3 करेंगे। कौन सा करेंगे? पार्ट नंबर 3 करेंगे। जिन दोस्तों ने पार्ट नंबर 1 या पार्ट नंबर 2 नहीं देखा है तो इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन वीडियो को जरूर देखें ताकि जो पार्ट 1 में या पार्ट 2 में जो क्वेश्चन थे वह छूट ना जाए। और ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए और साझा भी कीजिए। साथ में अपनी अपने नोटबुक ले लो साथ में और एक पेन ले लो और ये प्रश्न के नोट्स बना लो ताकि आपके काम आए, आपके परिवार के, आपके भाई बहनों के काम आए। तो चलते हैं हमारी हिस्ट्री की प्राचीन जो इतिहास है हमारा भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रश्नोत्तरी है ये हम पढ़ते हैं। देखो इसका पार्ट नंबर 3। देखिए पहला प्रश्न क्या है। इसका प्रश्न नंबर जो 1 है ये क्या कह रहा है मित्रों, इसको ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सी जाति है जाति के हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों में नहीं मिला है? मतलब ऐसी कौन सी जाति, ये 4 जातियां दी गई है, इन 4 जातियों में से किस जाति के जो नर कंकाल है, जो हड्डियां हैं वह कंकाल के रूप में नहीं मिले हैं। तो ये 4 जातियां दी गई है। ये देखो इसका निर्माण के बारे में ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में किन किन जातियों का उल्लेख मिलता है। यह भी एक सबसे बड़ी विशेषता होती है और इन विशेषताओं का पता हमें खुदाई के समय जो नर कंकाल मिले हैं, जो हड्डियां मिली है, उनसे हमें यह पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या तो मंगोलायड थे या भूमध्य सागरीय थे या निग्रोटो जाति के थे या अल्पाइन जाति के थे। इनसे हमें ये पता चलता है। तो मित्रों आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा और साथ में नोटबुक में नोट करते जाइए ताकि नोट्स बन जाए। तो पहला प्रश्न, तो मित्रों तो जो 4 जातियां मानी जाती है, कितनी जातियां मानी जाती हैं? 4 जातियां मानी जाती हैं। इसमें से देखो ये मंगोलायड, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन हो गई। इसके अलावा द्रविड़ आ गई, द्रविड़ भी आती है। ये 4 जातियों का निर्माण क्या है, सिंधु घाटी सभ्यताओं के स्थलों से हमें मिलता है, प्रमाण मिलता है खुदाई के समय। अब देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो मंगोलायड हो गई, भूमध्य सागरीय भी मिलती है और अल्पाइन भी मिलती है, जबकि निग्रोटो जाति यह नहीं मिलती है। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों? इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कहीं भी नर कंकालों में निग्रोटो जाति या निग्रोटो जाति का उल्लेख नहीं मिलता है। तो प्रश्न संख्या 2 देखिए। निम्नलिखित स्थलों में से किस एक स्थल की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक नियंत्रण वास एवं सांस्कृतिक विकास का परिणाम या प्रमाण देती है, प्रमाण देती है? ऐसा कौन सा स्थल है? ये 4 स्थल हमें दे रखे हैं। 4 स्थलों में से ऐसा कौन सा स्थल है जो प्रस्तर युग मतलब पाषाण काल की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? पाषाण काल की बात कर रहे हैं। पाषाण काल से लगा के और हड़प्पा काल तक, कहां तक है? हड़प्पा काल तक लगातार अवशेष मिलते रहे हैं, लगातार प्रमाण मिलते रहे हैं खुदाई के समय। यह जानकारी किस किस स्थल से हमें मिलती है कि जो स्थल था वह पाषाण काल में भी था और वह स्थल था जो क्या था कि कालीबंगा सभ्यता थी, जो या सॉरी जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता का विभाग माना जाता है। इसमें देखो ऑप्शन नंबर 4 हमें दे रखे है। एक तो कालीबंगा है, दूसरा धोलावीरा है, तीसरा अलाहिंदिनो है और चौथा मेहरगढ़ है। तो मित्रों राइट आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए और नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि कौन सा आंसर सही है।
तो देखिए मित्रों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर 4, मेहरगढ़। मेहरगढ़ मेहरगढ़ पड़ता है वर्तमान में पाकिस्तान। देखो, मेहरगढ़ एक नवपाषाण काल स्थल है। नवपाषाण काल में खोजा गया जो स्थल है मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ में खुदाई के समय नवपाषाण काल की हमें जानकारी मिलती है। यहाँ पे पशुपालन के अवशेष मिलते हैं। पशुपालन के कि नवपाषाण काल में जो लोग थे वह पशुपालन करते थे। साथ साथ में यहाँ में प्राचीन कपास के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ के लोग थे जो कपास से परिचित थे, कपास उगाते थे। इस मेहरगढ़, यह भी यहाँ पे देखो कपास उगाते थे। और पशुपालन के जो प्राचीन जो साक्ष्य मिलते हैं ये मेहरगढ़ से मिलते हैं। जबकि कालीबंगा एक सैंधवकालीन सभ्यता का स्थल है, क्योंकि पाषाण काल का इसमें कोई जिक्र ही नहीं होता है। खुदाई के समय कोई ऐसी जानकारी हमें नहीं मिली अभी तक कि ये पाषाण काल का था। इसके अलावा धोलावीरा जो गुजरात में पड़ता है। धोलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और ये कालीबंगा है, ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में पड़ता है। और अल्हम्दिनो ये भी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। और मेहरगढ़ भी कहाँ है? पाकिस्तान में। प्राचीन पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। और कपास के भी प्राचीन जो कपास की खेती से संबंधित जो साक्ष्य मिले हैं वो भी कहाँ कहाँ मिले हैं? हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों मेहरगढ़ हो जाएगा। देखिए, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कुछ। अब देखो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय और मंगोलाइड और अल्पाइन जातियों का उल्लेख मिलता है। ये प्रमुख 4 जातियों का भी उल्लेख है। किसमें मिलता है? ये मिलता है कि ये 4 जातियां ही, इन 4 जातियों के द्वारा ये सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया गया था। ये 4 जातियों के लोग इस सभ्यता में क्या करते थे? निवास करते थे। अब देखो, प्रोटो और ऑस्ट्रेलाइड थी, सिंध क्षेत्र में आने वाली प्रथम जाति मानी जाती है। देखो, ये एक जाति थी और सिंध क्षेत्र के अंदर, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में, ये प्राक हड़प्पा काल में जो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो जाति थी ये सर्वप्रथम मानी जाती है। भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय का दूसरा क्या नाम आता है मित्रों? मेडिटेरियन जाति। क्या है? भूमध्य सागरीय जाति या मेडिटेरियन जाति। जो यूरोप महाद्वीप भूमध्य सागर है उसके आसपास के क्षेत्र में जो जातियां रहती थी तो वहां से आकर यहाँ पे बस गई और यहाँ पे इस सभ्यता का निर्माण कर दिया। इसलिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र का या मेडिटेरियन जातियों का भी इस नर कंकालों से जरूर जरूर हमें जानकारी, प्रमाण ऐसा मिलता है कि यहाँ की जो जातियां थी ये भूमध्य। देखो, इसे सिंधु सभ्यता का निर्माता के रूप में माना जाता है। देखो, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन सी जाति थी? वही भूमध्य सागरीय। कौन सी थी? भूमध्य सागरीय जाति थी। ये क्या थी? सिंधु सभ्यता के निर्माता के रूप में मानी जाती है। यह प्रजाति दक्षिण भारत में पाई जाती है। अब देखो, मंगोलाइड कौन सी है? आगे मंगोलिया में ही जो स्थापना है, ये मंगोलाइड जाति है। इस प्रजाति के लोग विशेषकर उप हिमालय क्षेत्र में पाए जाते थे। कौन से क्षेत्र में पाए जाते थे? उप हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में पाए जाते थे। और अल्पाइन, इस प्रजाति के लोग लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में पाए जाते थे। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी जाति के लोग जो पूरे भारत में पाए जाते थे? अल्पाइन के। सिंधु सभ्यता के निर्माता किसे कहा गया है? भूमध्य सागरीय सब, भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन को। और प्रथम जाति कौन सी मानी जाती है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानी जाती है। और अल्पाइन थी या मंगोलाइड थी, इसके विशेष उपमहाद्वीप में पाई जाती है। और इनमें से जो जाति थी निग्रोटो, निग्रोटो जाति इसमें शामिल नहीं है। नरकंकालों में ये माना गया है कि यहाँ पे जो लोग निवास करते थे वो निग्रोटो जाति के निवास नहीं करते थे। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? निग्रोटो।
अब देखो, एक दूसरा प्रश्न था मेहरगढ़ के बारे में। इसके बारे में, मेहरगढ़ के बारे में कि पाषाण काल से लगातार, नव पाषाण काल से लगा के और हड़प्पा काल तक जो अवशेष मिले हैं वह किस काल के या किस स्थल से मिले हैं। तो ये देखो, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक मेहरगढ़ नव पाषाण काल स्थल है। कौन सा स्थल है? नव पाषाण काल का स्थल है। ये प्रमुख स्थल है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इसको नोट लगा के लिख लो कि कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य है तो वह किस स्थल से मिले हैं। तो मेहरगढ़ से मिले हैं। तो मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है मित्रों कि वह पाषाण काल का भी है और साथ साथ में पाषाण काल के साथ में हड़प्पा काल का भी है। किस काल का है? हड़प्पा काल का भी स्थल है मेहरगढ़ है, जो वहां कहां पे पड़ता है? बलूचिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान में यह स्थल पड़ता है। देखो, मेहरगढ़ में भैंसा, गाय, भेड़, बकरी आदि पालने के मतलब पालतू पशु के भी साक्ष्य सर्वप्रथम कहा मिलते हैं? मेहरगढ़ से। कृषि के साक्ष्य जो मिले थे वो 7000 ईसा पूर्व के आसपास के प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ हड़प्पा संस्कृति का भी प्रमुख स्थल था। देखो, हड़प्पा काल का भी था और पाषाण काल का भी था। इसीलिए तो इस प्रश्न में यही पूछा गया था कि जहां की कपास के प्राचीनतम प्रमाण मिले, ये ऐसा भी पूछा जा सकता है। कपास के प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। और हड़प्पा काल का वो भी मेहरगढ़ है। और पाषाण काल वह भी क्या है मित्रों? मेहरगढ़ है। और कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य है तो वह भी कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न देखिए। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल है हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? जो हिंदू कुश हमारी जो पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला के उत्तर में जो स्थित है वह कौन सा स्थल है? यहाँ पे चन्हुदड़ो, सुत का गेंडोर और सूरतगोही और मांडा, ये 4 स्थल है। देखो, ये जो 2 स्थल होते हैं ये वर्तमान में पाकिस्तान में है और मांडा ये चेनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में है। और ये सूरतगोही पड़ता है अफगानिस्तान में। कहां पे पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। ये ध्यान रखिए। ये मित्रों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है। इसका राइट आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो ये बिल्कुल अब जल्दी से आंसर दीजिए और अपनी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलो मित्रों, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि हिंदू उस पर्वतमाला के उत्तर में जो था वह क्षेत्र था सूरतगोई। सूरतगोई और एक स्थल का नाम आता है मुंडी गाक। क्या आता है? मुंडी गाक स्थल आता है। ये 2 ऐसे ऐसे स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अफगानिस्तान में मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं? अफगानिस्तान में मिलते हैं। मात्र टू मात्र ये 2 स्थल है। प्रश्न पूछा जा सकता है कौन से स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के जो अफगानिस्तान में है? एक तो मुंडी गाग हो गया, एक सूरतगोई हो गया। 2 ही ऐसे स्थल है। दोनों के बारे में हमें विशेषकर ध्यान रखना है। तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इनको नोट कर लीजिए मित्रों। देखो, इसका जो राइट आंसर होगा सूरतगोई कहां पे है? ये है, देखो, ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ विलासिता की वस्तुएं मिली है। विलासिता का मतलब होता है महिलाओं के कंगन हो गए, महिलाओं की लिपस्टिक हो गई, जैसे दांतुन करने वाले हो गए, और महिलाएं जितने भी गहने गांठे, जितने भी श्रृंगार होते हैं, श्रृंगार से संबंधित जितने भी वस्तुएं मिली है, इसका मतलब वह सबसे ज्यादा कहां से मिली है? समुद्रों से मिली है। और सुत का गेंडोर ये है, कौन सी नदी के ऊपर है मित्रों? ये सुत का गेंडोर दशक नदी के किनारे है। और ये सभ्यता का सबसे
पश्चिमी स्थल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। यदि आपको सबसे पश्चिमी स्थल पूछा जाए तो कौन सा है सुत कागेंडोर। और मांडा कहाँ पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और ये चेनाब नदी के किनारे है मित्रों, कहाँ पे है, चेनाब नदी के किनारे है। और सबसे उत्तरी स्थल है ये कौन सा है, सबसे उत्तर में पाया जाता है। और ये सबसे पश्चिम में दशक नदी के किनारे पाया जाता है। इसलिए मित्रों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वह सूरत वो ही हो जाएगा। अगला ऑप्शन, एक कथन दे रखा है और दूसरा कारण दे रखा है। क्या कथन कारण का स्पष्ट है या कारण है जो कथन की स्पष्ट करता है। देखो इसमें कथन दे रखा है, हड़प्पा संस्कृति के अन्य समकालीन संस्कृतियों से व्यापक व्यापारिक संबंध था। जो हड़प्पा संस्कृति के जितने भी स्थल थे या हड़प्पा जो संस्कृति है उन संस्कृति का अन्य जो समकालीन संस्कृतियां थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, ओमान की सभ्यता हो गई, ईरान इराक की सभ्यता हो गई, इन सभ्यताओं के समकालीन व्यापक व्यापार का संबंध था क्या इनके बीच में। कांस्य युगीन सभ्यता विस्तृत विनियम नेटवर्क से प्रतिपालित थे। अब कांस्य युगीन सभ्यता नाम आ गया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया है मित्रों, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस काल में रखा गया हड़प्पा सभ्यता को, कांस्य युगीन काल में रखा गया इस सभ्यता को। देखो क्या जो कथन है कारण दोनों सही है, या जो कारण है स्पष्टीकरण करता है या नहीं करता है, या इसका ए मतलब ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर का एक स्पष्टीकरण नहीं करता है, ए आर दोनों सही है किंतु आर ए का क्या करता है स्पष्टीकरण करता है, ए गलत है परंतु आर सही है। मित्रों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ऐसे प्रश्न आते हैं इफेक्ट वाले बहुत आते हैं, और ऐसे प्रश्नों में भी क्या होती है हम बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं, प्रश्नों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम आपके लिए ये प्रश्नोत्तरी इसीलिए लेके आए हैं कि कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में गलत ना हो। इस इतिहास में या चाहे कौन सा भी प्राचीन इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन इतिहास हो सॉरी, और या हमारा जो आधुनिक इतिहास हो, इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो मित्रों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों, सी हो जाएगा। ए और आर दोनों भी सही है, साथ में आर ए का क्या करता है सही स्पष्टीकरण करता है, क्या करता है सही स्पष्टीकरण। अब देखो ये समकालीन संस्कृतियों का व्यापक व्यापार संबंध था, बिल्कुल सही है। कैसे पता चला कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो कांस्य युगीन हमारी जो सभ्यता थी उसमें विस्तृत विनियम नेटवर्क से प्रतिपालित थी, इसीलिए तो ये क्या है ये संस्कृति में व्यापक संबंध। अब देखिए, अब देखिए जो दो स्थल थे अफगानिस्तान के, इनके बारे में चर्चा करें। सूरत गोविंद नामक सैंधव स्थल उत्तरी अफगानिस्तान में हिंदू कुश पहाड़ियों के उत्तर में स्थित था। यही तो पूछा, हिंदू कुश पहाड़ियों के उत्तर में कौन से स्थल है, एक तो हो गया मुंडी काल, एक दूसरा हो गया सूरत गोई। अब देखो सूरत गोई की स्थापना सैंधव वासियों ने लार्ज वध मणि की प्राप्ति के लिए हेतु ये औपनिवेशिक रूप में की थी। और अफगानिस्तान का दूसरा स्थल है मुंडी गाक, भी कहां पे पड़ता है अफगानिस्तान का दूसरा स्थल। ये दो मात्र ऐसे स्थल है, दोनों को ही इंपोर्टेंट है, दोनों को आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, एक सूरत गोई है, एक होता है मुंडी गाक। अब देखो ये दे रखी है सभ्यता, जो सभ्यता के बारे में हम आगे और पढ़ लेंगे। देखो मांडा ये पड़ता है, ये रहा मांडा चेनाब नदी के किनारे है। ये होता देखो सुत का गेंडोर, ये दशक नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, ये दशक नदी के किनारे है। अब यहाँ पे देखो गंगा नदी मीताथल, यहाँ पे देखो यहाँ पे पड़ता है एक आलमगीरपुर, आलम आलमगीरपुर पड़ता है जो हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। इस सभ्यता का कौन सा स्थल है, ये पूर्वी स्थल है, ये उत्तरी स्थल है। और नीचे दायमाबाद पड़ता है जो महाराष्ट्र में है, गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी के किनारे। इस तरह से देखो ये इसका क्या है आकार बना होता है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो मित्रों ध्यान रखिए, देखिए आगे
अब देखो सिंधु सभ्यता के लोग जीवन में व्यापार में विशेष महत्व था। अब देखो व्यापार की दृष्टि से ये सभ्यता बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से ऐसे ऐसे अवशेष मिले हैं, ऐसे ऐसे प्रमाण मिले हैं कि हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में ये सभ्यताएं बहुत विकसित थी और यहाँ का व्यापार भी बहुत विकसित था। देखो मेसोपोटामिया के शासक सारगोन के अभिलेखों, देखो शासक का नाम भी यहाँ पे दिया है, सारगोन के अभिलेखों में मेहुल्ला के साथ में व्यापारिक संबंधों का विस्तृत चर्चा की गई है या विस्तृत चर्चा हुई है। मेहुला, अब यहाँ पे देखो मेहुला शब्द आया है, तो मेहुला का शब्द यहाँ से लिया गया है सिंधु सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से लिया गया है? सिंधु सभ्यता से लिया गया है, ये ध्यान रखना। अब देखो जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वह लोग सिंधु सभ्यता को क्या कहते थे? मेहुला क्षेत्र कहते थे। क्या कहते थे? मेहुला। ये कहां से मिला? एक अभिलेख मिला है सारगोन का। जो सारगोन शासक था कहां का? मेसोपोटामिया का। एक सारगोन का जो अभिलेख मिला है, उस अभिलेख में यह हमें जानकारी मिलती है कि जो मेहुला से क्या व्यापारिक संबंध अच्छा था। हड़प्पा संस्कृति का अफगानिस्तान, फारस में और भिलमन या ढिलमुल आदि देशों के साथ भी क्या था? व्यापारिक संबंध था। इसके कारण कांस्य युगीन सिंधु सभ्यता विस्तृत विनिमय नेटवर्क से क्या थी भाई? प्रतिपालित थी। जिस कारण क्या थी भाई? इसका नेटवर्क था बहुत विस्तृत। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मोहर पर निरूपित आकृति की पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो बात हड़प्पा संस्कृति की बात कर रहे हैं और एक शिव की मोहर है। तो बता दें मित्रों, जो ये मुद्रा पाई गई है वो हड़प्पा के मोहनजोदड़ो के स्थल से पाई गई है। खुदाई के समय एक ऐसी मुद्रा मिली है, उस मुद्रा पे एक योगी का चित्र बना हुआ है। उस योगी के चित्र के दाईं ओर और बाईं ओर कुछ पशु अंकित हैं और इसके पैरों में दो हिरण भी अंकित हैं। और जॉन मॉर्सल ने यह कहा कि एक शिव की प्रतिमा है। सर्वप्रथम अर्नेस्ट मेके ने यह मुद्रा प्राप्त की थी, है ना। यह मुद्रा किसको मिली थी? अर्नेस्ट मेको को मिली थी। यह भी ध्यान रखिए, इसकी पहचान के संबंध में इसके जो मुद्रा मिली थी उस मुद्रा के बारे में जो कथन दे रखे हैं हमें, इन कथन के बारे में यह देखना है कि कौन से कथन सही है। अब देखो कथन एक, यह लिंग के रूप में दिखाई देती है। एक नंबर, ये योग मुद्रा में बैठे हुए के रूप में दिखाई देती है। दो नंबर, यह पशुओं से घिरी हुई है और यह एक नारी की आकृति के साथ दर्शाई गई है, जिसकी पार्वती के रूप में पहचान की जा सकती है। इसका मतलब ये तो पार्वती शब्द ही आ गया तो गलत आ गया। इसका मतलब शिव दे रखा है। क्या दे रखा है मित्रों? शिव दे रखा है। इसका मतलब चार तो होगा ही नहीं। चार नहीं होगा तो हमारे सामने ऑप्शन बचा तो एक ही बचा। तो एक और देख लेते हैं, ये लिंग के रूप में नहीं दर्शाई गई है, एक योग मुद्रा के रूप में योगी की प्रतिमा है। तो देखो इसमें एक योगी की प्रतिमा के रूप में दर्शाई गई है, नारी की नहीं है ये, और पशुओं से गिरी हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। मतलब ये योग मुद्रा में बैठे योगी की मुद्रा भी है और इसके साथ में ये पशुओं से घिरी हुई भी है। अब देखो अर्नेस्ट मेक्के को मोहनजोदड़ो से पशुपति अंकित मोहर प्राप्त हुई। एक मोहर मिली है, एक ऐसी मुद्रा मिली है। किसको मिली है? अर्नेस्ट मेक्के को मिली है। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। और मित्रों मोहनजोदड़ो कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में ही कहां पे पड़ता है? लरकाना जिले में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? लरकाना। कौन सी नदी के किनारे है? यह है बेटा सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है। और इसकी जो सर्वप्रथम खोज हुई थी 1922 में। कहां पे हुई थी? 1922 में हुई थी और राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई। राखाल दास बनर्जी।
ये इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। तो मिली किसको थी? अर्नेस्ट मेक्के को। कहाँ पे मिली थी? मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ पे पड़ता है? लरकाना में। किस नदी के तट पे है? सिंधु नदी के तट पे। और खोज कब हुई थी? 1922 में। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। अब देखो, मुहर मिली है, उस मुहर पर सींग वाले त्रिमुखी पुरुष है को एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठा है। एक सिंहासन बना हुआ है इनसे, और उस सिंहासन के ऊपर एक योगी के रूप में योग मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा है, और ये व्यक्ति नग्न दिखाई गया है। और ये व्यक्ति क्या है? नग्न अवस्था के अंदर है। अब देखो, योगी के दाएं तरफ बाघ और हाथी है। देखो ये प्रतिमा है, ये नग्न अवस्था में एक योगी बैठा है। उस योगी के जो बाएं ओर देखो, दाएं ओर है एक हाथी और क्या है? एक बाघ है। इसके बाएं तरफ गेंडा और क्या है? इसके बाएं तरफ गेंडा और भैंसा है, दिखाई दे रहा है। सिंहासन के नीचे क्या है? एक सिंहासन है, इस सिंहासन के नीचे दो हिरण है। क्या है? दो हिरण होते हैं। मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप कहा, कि ये भगवान शिव का भी आदि रूप, आदि है शिव का। तो प्रश्न ऐसा हो सकता है कि मोहनजोदड़ो से जो प्रतिमा मिली है आदि पुरुष की, जिसे शिव का रूप किसे प्रदान किया था? जॉन मॉर्सल ने। सबसे पहले किसको मिली थी? अर्नेस्ट मेक्के ने। कहाँ पे मिली थी? मोहनजोदड़ो में। और किस और कौन कौन से पशु अंकित है? 5 पशु अंकित है टोटल। ऐसे तो 6 हैं, किंतु एक तो हाथी हो गया, एक बाघ हो गया, गेंडा हो गया, भैंसा हो गया, हिरण हो गया, है ना। तो इसको विशेषकर आप ध्यान में रखिए। प्रश्न संख्या 6, हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार अवस्थित था। अब देखो, हड़प्पा से जो प्राप्त जो अन्नागार था वह कहाँ अवस्थित था? यहाँ पे देखो, रावी नदी के निकट तल नगर में, नगर गढ़ी के अंदर और नगर के पश्चिमी द्वार पर। बात किसकी कर रहे हैं? हड़प्पा स्थल की कर रहे हैं। आपको पता है कि इस सिंधु घाटी में सबसे प्रथम स्थल जो खोजा गया था 1921 में, राव बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल खोजा गया था। कौन सा स्थल खोजा गया था? हड़प्पा स्थल खोजा गया था। इसी कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अब ये हड़प्पा सभ्यता थी जो थी रावी नदी के तट पे। कौन सी नदी के तट पे थी? रावी नदी के तट पे। ये वर्तमान में कहां पे है? पाकिस्तान में पड़ती है, और पाकिस्तान में मांटेगोमरी जिले में पड़ती है। कहां पे पड़ती है? मांटेगोमरी या साहिवाल नाम आता है। साहिवाल एनसीईआरटी कक्षा 12 में ये दिए गए साहिवाल। अब देखो, ये रावी नदी के तट पर था, जो एक अन्नागार बना हुआ था ना। सबसे बड़ी इसकी विशेषता अन्नागार। देखो, इस तरह से पंक्तियों में, 2 पंक्तियों में अन्नागार बने हुए थे। एक ही साइड था, एक ही साइड था। इसमें एक पंक्ति में 6 अन्नागार होते थे। कितने? 6 पंक्ति के कितने? टोटल 12 अन्नागार, बड़े बड़े अन्न के भंडार बने हुए थे, ताकि अकाल की समय इसको बांटा जा सके, या ताकि यूज में लिया जा सके। जैसे आजकल हम बनाते हैं ना गोदाम, क्या बनाते हैं? गोदाम बड़े बड़े। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये उस समय के गोदाम थे, जो अन्न के भंडार के रूप में वहां पे इकट्ठा किया जाता, रखा जाता था, जो अकाल के समय उसको यूज में लिया जा सकता था। अब देखो, रावी नदी के तट, इसका मित्रों जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रावी नदी के तट पर। अब देखो, नदी के तट पर ही बनाने का क्या उद्देश्य था? मित्रों, रावी नदी के तट पे बनाया था, और दरवाजे ऐसे बने हुए थे, और कुछ दरवाजे नदी की ओर खुलते थे, ताकि कोई अन्न खराब हो गया तो डायरेक्ट नदी के अंदर क्या किया जाए? बहा दिया जाए। तो इसीलिए इसकी सुविधा के अनुसार जो अन्नागार थे, वो अन्नागार 2 पंक्तियों में, 6 की 2 पंक्तियों में बनाए गए थे, और 12 अन्नागार थे टोटल। ये अन्नागार की व्यवस्था, ठीक है ना।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह रावी नदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों? रावी। नोट कीजिए। ये देखिए मित्रों, ये जो हड़प्पा स्थल है ये यहाँ पे पड़ता है। अब देखो ये इस प्रकार से अन्नागार बने हुए हैं। ये देखो, दो दो पंक्ति में, है ना। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, अन्नागार किस प्रकार बने हुए थे। ये देखो, दो दो पंक्ति में, एक दो तीन चार पांच छह, छह इस साइड और छह इस साइड, टोटल कितने थे। रावी नदी के निकट हड़प्पाई अन्नागार स्थित था। अन्नागार का कुल क्षेत्रफल कहता था भाई 2745 वर्ग मीटर से भी अधिक था। अनुमान लगाया जा सकता है इतने इतने बड़े अन्नागार होते थे। और हड़प्पा का अन्नागार मोहनजोदड़ो के विपरीत दुर्ग से बाहर स्थित है। अब देखो, जो मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार मिले है ना, वह अन्नागार तो केवल कहाँ थे कि वह दुर्ग में ही थे, जबकि हड़प्पा में जो अन्नागार मिले है ना, वह दुर्ग से बाहर थे और रावी नदी के तट पे थे। कौन सी नदी के? रावी नदी के तट पे, ताकि कहीं अन्नागार में अन्न खराब हो जाए, सड़ जाए, तो उसको क्या है, डायरेक्ट नदी में बहा दिया जाता था। यहीं से श्रमिक आवास के साक्ष्य भी मिले, ये भी इंपॉर्टेंट है। श्रमिक आवास के साक्ष्य हड़प्पा स्थलों में से कहां से मिला? तो हड़प्पा से मिला। देखो ये अन्नागार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। सिंधु सभ्यता की एक स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र या सुविदित लोक कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। ये भांड जिस स्थल से प्राप्त हुआ है वह कौन सा स्थल है? देखो, विष्णुदत्त शर्मा की जो पुस्तक होती है, ये चालाक लोमड़ी है। ये होता है पंचतंत्र ना, पंचतंत्र की कहानी है। इस कहानी के बारे में जो ऐसा एक अवशेष मिला है, एक एक भांड मिला है, उस मर्द भांड के ऊपर ऐसा चित्र अंकित है। जैसे आपने देखा नहीं है क्या, एक कोयल थी, मतलब सॉरी, एक लोमड़ी और एक चालाक कौवा। उस कौवा के बारे में, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के बारे में। कौवा ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा है और लोमड़ी नीचे क्या है, चालाक लोमड़ी नीचे बैठी है। तो इस तरह का जो चित्र अंकित है ना, ये पेड़ है देखो, इस तरह से है। यहाँ पे एक लोमड़ी खड़ी है और यहाँ पे पेड़ के ऊपर क्या है, एक कौवा बैठा है। इस तरह से आकार, ये ऐसा चित्र हमें मर्द भांड के ऊपर मिला है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तनहुदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से और कालीबंगा से। मित्रों जल्दी से आंसर दीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये प्रश्न बहुत बार आता है, ऐसा प्रश्न। कितना अच्छा प्रश्न है। तो देखिए मित्रों, इसका जो राइट आंसर होगा लोथल। कौन सा हो जाएगा मित्रों? इसका जो राइट आंसर होगा लोथल। लोथल से एक ऐसा भांड मिला है जिसपे ये अंकित है, एक पेड़ बना हुआ है, पेड़ के ऊपर कौवा बैठा है और नीचे क्या है, एक लोमड़ी बैठी है। और कौए के मुख में क्या है, कुछ है, रोटी खाने के लिए ऐसी चीजें हैं, चालाक लोमड़ी की खाने की। देखो ये रहा। देखो, खोज लोथल की खोज 1957 में अवस्थित अहमदाबाद जिले में गुजरात की खंबात की खाड़ी में पड़ता है। और इसकी खोज थी रंगानाथ राव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रंगानाथ राव के द्वारा। कब की गई थी? तो 1957 में की गई। ये चित्र देख लीजिए। देखो, तांबे का कुत्ता भी मिला है, चावल की भूसी भी मिली है और शतरंज खेल के साक्ष्य भी मिले हैं। शतरंज खेल का मतलब एनसीईआरटी की पुस्तक में कक्षा 12 में एक ऐसा पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर छोटे छोटे ऐसे बने हुए हैं जो शतरंज खेल में काम आते हैं ना। घोड़े बने हुए होते हैं, एक साइड कुछ काले घोड़े, डरे घोड़े। उसी तरह से एक ऐसा क्या मिला है, पत्थर मिला जिसके ऊपर शतरंज है। देखो, लोथल से एक ऐसा भांड प्राप्त हुआ है जिस पर एक वृक्ष है और वृक्ष पर एक कौवा बैठा है
और अपने मुख में मछली लिए हुई है। मछली हो चाहे अदर कोई वस्तु है, हो सकता है कि दूसरी वस्तु है, मछली लिए, ऐसा माना जा सकता है कि ऐसा कहानी ये इस तरह से बनी हुई है। ये कहां से मिला है मित्रों? लोथल से मिला है। देखो वृक्ष के नीचे क्या खड़ी है? एक लोमड़ी खड़ी है। क्या खड़ी है? ये लोमड़ी चालाक। यह हमें परिवर्तित काल से विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चालाक लोमड़ी को याद दिलाती है। इसे हमें जो पंचतंत्र की जो विष्णु दत्त शर्मा की जो है एक लिखित है, इसमें ये कहानी के बारे में हमें क्या करता है? याद दिलाता है। तो मित्रों इसको नोट कर दीजिए अपनी नोटबुक में जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो कितना अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8, वेदिका से गिरा वृक्ष प्रतीक मिलता है तो कौन से स्थल से ऐसा मिलता है या किस काल से मिलता है कि वेदिकाओं से घिरा हुआ क्या एक वृक्ष है? एक वृक्ष ऐसा बना हुआ है, ऐसा एक वृक्ष बना हुआ है, इस वृक्ष के चारों ओर क्या है? वेदिकाएं बनी हुई है। इसका मतलब है इस वृक्ष के नीचे हवन होता था। क्या होता था? हवन होता था। तो वृक्ष से घिरी हुई वेदिकाओं का जो प्रतीक है वह किस काल में मिलता है? मौर्य काल में, या हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं पर, या गुप्त वंश के ताम्र पत्रों पर, या बौद्ध केंद्रों से प्राप्त मर्द भांडों पर? तो इसका राइट आंसर दीजिए जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा होगा। देखिए मित्रों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हड़प्पा काल की संस्कृति में जो मुद्राएं मिली है उन मुद्राओं पर है ऐसा भी चित्र अंकित है। एक मुद्रा पर ऐसे चित्र पेड़ है और पेड़ के चारों ओर क्या बनी हुई है? कुछ अग्नि वेदिकाएं बनी हुई है। एक वृक्ष किससे घिरा होता है? वेदिकाओं से घिरा है। ये प्रमाण कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला। हड़प्पा संस्कृति के कुछ मोहरों पर वृक्ष के चारों ओर वेदिकाओं का अंकन मिलता है। मोहरों पर वृक्ष देवता के समान बकरी की बलि देने का दृश्य एवं पशुओं तथा सो द्वारों वृक्षों की रक्षा करने का दृश्य भी अंकित है। अब देखो बलि का भी उल्लेख है, पशु बलि भी देते थे। मैंने पहले बताया था ना 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है और अग्नि वेदिकाओं के पास में एक लूप बना है, मतलब एक क्या खंबा बना है। इस खंबे पर क्या पशुओं को बांधा जाता था, पशु बलि के भी शख्स है। इसका मतलब है यहाँ के लोग क्या है? बलि भी देते थे। क्या करते थे? बलि भी देते थे। देखो हड़प्पा स्थलों या शहरों से सबसे विशिष्ट विशेषताएं हैं सावधानी पूर्वक नियोजन जल निकास प्रणाली। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है हड़प्पा सभ्यता की। यदि आपको ये पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह कौन सी है, वो जल निकासी की। कौन सी है? जल निकास। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था प्रत्येक स्थलों से मिलती है, जबकि मोहनजोदड़ो से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो घर बने हुए थे घर के चारों ओर गलियों में जो रास्ता था, रास्ते के दोनों ओर क्या बनी हुई थी? नालियां बनी हुई थी। जिस प्रकार से ये घर बने हुए आवास बने हुए थे और आवास में जो गंदा पानी होता था ना घरों का, वह डायरेक्ट एक नाले के द्वारा नाली में आता था और नाली का पानी धीरे धीरे बड़े नाले में आके गिरता था और बड़ा नाला गांव से नगर से बाहर जाता था। आजकल भी ऐसा हो रहा है सिटियों में, है ना? तो इस तरह से ये बना हुआ था। देखो सड़कों और गलियों के सभी समीप कोणों में क्या प्रतिच्छेद करते हुए लगभग ग्रिड पैटर्न पर बिछाया गया था, इसलिए कथन वो क्या है? सही है। ये भी ध्यान में रखना, मतलब है ग्रिड पद्धति के आधार पर क्या बनाई गई थी? नालियां बनाई थी, एक दूसरे को समकोण में काटते थे। देखो
इस प्रकार से रास्ते भी काटते थे और इस प्रकार से नालियां एक दूसरे को समकोण में काटती हुई, ये नालियां इसमें मिल गई, ये नालियां इसमें एक बड़े नाले में आकर चारों ओर से मिल जाती थी। ऐसा लगता है कि नालियों के साथ में सड़कों को पहले बनाया गया था और उसके साथ साथ घरों का निर्माण किया गया था। मतलब यह प्रमाण है कि नालियों के साथ साथ सड़कों को पहले बनाया, उसके बाद में उसका पास में नालियां बनाई गई थी और घरों का निर्माण भी एक साथ में किया गया था। ये अवशेष सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी एक विशेषता है जल निकासी की, जल को निकास करने की। और जो नालियां होती थी वह पक्की बनी हुई होती थी, कहाँ की? पक्की। किंतु एक ऐसा स्थल है कालीबंगा। मित्रों कौन सा स्थल है? कालीबंगा एक ऐसा स्थल है। कालीबंगा से जो नालियां मिली है जल निकासी की, वह लकड़ी की मिली है। किसकी मिली है? लकड़ी की नालियां मिली है। तो ये भी ध्यान में रखना है, सिंधु घाटी के किस स्थल से जल निकासी के लिए लकड़ियों की नालियों का निर्माण था, तो वह था कालीबंगा। और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में पड़ती है। कहां पे पड़ती है? हनुमानगढ़ में पड़ती है, ये भी ध्यान रखना। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि काम आएंगे आपके। चलिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अगला प्रश्न। अब देखो इस तरह से दो नरकंकाल भी मिले हैं। साथ में जो दो नगर थी वह नगर दो भागों में विभाजित होते थे, एक ये नगर एक ये नगर। इसको हम पूर्वी भाग भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी भाग। यहाँ पे क्या बना हुआ था? ध्रुव बना हुआ था। क्या बना हुआ था? ध्रुव बना हुआ था। ये देखो इस तरह के नर कंकाल मिले हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये देखो नालियां, ये ग्रिड पद्धति, इस तरह की नालियां। एक बड़ा नाला था, उस बड़े नाले में आके बहुत सारी नालियां एक दूसरे से क्या है मिलती थी। इसका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा एक स्थान गुजरात में नहीं है? तो देखो गुजरात में स्थल दे रखे हैं और वो भी किस काल के हैं? हड़प्पा काल के। चार स्थल दे रखे हैं, चारों में से कौन सा स्थल है जो गुजरात में नहीं है? ये प्रश्न भी आपसे ही कर दोगे यदि आपने पहले के जो वीडियो हमारे देखे हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, और जिन्होंने नहीं देखे हैं तो वह जरूर देख ले। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, पार्ट नंबर 1 का, पार्ट नंबर 2 का। वह वीडियो जरूर देखे ताकि कोई भी प्रश्न आपको वंचित ना रहे, छूट ना जाए। देखो गुजरात से कौन सा स्थल नहीं है? नंबर 1 सुरकोटड़ा, रंगपुर और सुत कागेंडोर और देसल। चार स्थल दे रखे हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका कौन सा आंसर होगा। तो मित्रों देखते हैं। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सुत का गेंडोर। देखो सुत का गेंडोर कहाँ पे पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे? पाकिस्तान में पड़ता है। और कौन सी नदी के किनारे है? दशक नदी के किनारे है। ये हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल है। कौन सा स्थल है? पश्चिमी स्थल। सबसे जो पश्चिम में जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, वह कौन सा है? सुत का गेंडोर है। इसके अलावा सुरकोटड़ा जो गुजरात में है, और रंगपुर ये भी गुजरात में है, और देसलपुर ये भी क्या है? गुजरात में पड़ती है। और भी स्थल है जो गुजरात में पड़ते हैं, जैसे लोथल हो गया जो भोगवान नदी के किनारे है, और इसके अलावा धोलावीरा हो गया, इसके अलावा नागेश्वर हो गया। ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जो कहां से मिलते हैं? हमारे भारत में, गुजरात में। ये सुरकोटड़ा, रंगपुर, लोथल, धोलावीरा और नागेश्वर, इनके बारे में जो हमें विस्तृत विवरण है, व्याख्या है, वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 में हमने कर लिया है। और आगे भी जिस प्रकार ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे किसी भी
स्थल के बारे में, तो हम आगे उनके बारे में और चर्चा करेंगे। ये देखिए ये स्थल है लोथल, खंबात की खाड़ी में भोगवा नदी के तट पे है ना, भोगवा और साबरमती नदी, ये देखो ये है लोथल। इसके पास में ही क्या है, रंगपुर पड़ता है। कौन सा पड़ता है, रंगपुर। ये है नागेश्वर, कौन सा स्थल है, ये नागेश्वर है। और ये कौन सा है, धोलावीरा स्थल है। कौन सा, देखो धोलावीरा गुजरात के कच्छ के जिले में रोहिणी नदी के तट पे है। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ के जिले में सरस्वती नदी के बाएं किनारे है। और रंगपुर, रंगपुर होता है गुजरात के काठियावाड़ प्रदेश में पड़ता है, सुख भादर नदी के समीप है। कौन सी नदी के समीप है, सुख भादर। और नागेश्वर गुजरात के कच्छ की खाड़ी में पड़ता है, और भीम गज्जा तालाब के, भीम गज्जा जो तालाब है उसके किनारे है तो नागेश्वर। अब देखो जितने भी इस तरह नदियों के किनारे मिले या किसी तालाब के किनारे मिले, कारण यही है कि ये सभ्यताएं बहुत विकसित थी, व्यापारिक सभ्यता थी, व्यापार करते थे। और व्यापारिक जो मार्ग होता था वह जल के माध्यम ही था। इसलिए जो सभ्यताएं थी सबसे ज्यादा ये विकसित सभ्यताएं हैं, ये बड़े बड़े शहर है वो नदियों के किनारे बसे हुए थे। प्रासंगिक मिलान करने वाला चिन्ह है, तो मित्रों इसका राइट आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 10 देखो, सूची 1 है और सूची 2 दे रखी है। सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कुछ स्थल दे रखे हैं और सूची 2 में क्या दे रखे हैं, हमें कुछ है मतलब उनकी विशेषताएं दे रखी है। क्या दे रखी है, विशेषताएं, विशेषताएं दे रखी है। कौन सी विशेषता है जो इन स्थलों में पाई गई है वह आपको देखना है। इसका राइट आंसर देखो, मोहनजोदड़ो, युगल समाधान, लोथल, पट्टेदार जल निकासी, बनवाली में खांचे, या कालीबंगा में हल्की पक्की मिट्टी से बनी आकृति है। देखो युगल संविधान कहां से मिले, किस स्थल से मिले, पट्टेदार जल निकासी कहां से मिले, खांचे कहां से मिले, और हल पक्की मिट्टी से बनी एक क्या मिले है, प्रतिकृति मिली है, मतलब एक हल की आकृति मिली है, मिट्टी से बना हल मिला है, वो कहां से मिला है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मिलान कीजिए कौन सा आंसर इसका सही होगा। देखिए मित्रों, युग्म समाधान, युग्म समाधान का मतलब हुआ था, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, समाधान, समाधान की 3 रूप में समाधान किया जाता था। कितने रूप में, 3 रूप में। एक तो होता था पूर्ण समाधान, एक होता था आंशिक समाधान, एक होता था ध्वनि में समाधान किया जाता था। ठीक है, अब संविधान सॉरी समाधान में युगल समाधान की बात करें, युगल का मतलब जोड़ा, जहां पे पुरुष और महिला दोनों के एक साथ में ही साक्ष्य से मिले हैं। तो कौन से स्थल से मिले हैं, इसका मतलब है पुरुष के साथ महिलाओं को भी क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। इसे हम कह सकते हैं कि प्राचीन सती प्रथा, प्राचीन सती प्रथा प्रचलित थी इस काल में भी। सिंधु घाटी सभ्यता काल की एक और विशेषता निकल कर आई है कि सती प्रथा के प्रमाण प्राचीन काल में किस स्थल से मिले, ऐसा भी पूछा जा सकता है। और युग्म समाधान जोड़े के रूप में जो समाधान है, यह भी पूछा जा सकता है। तो मित्रों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लोथल। युग्म समाधान कहां से मिले है, लोथल से मिले। और पट्टेदार जल निकासी, अभी मैंने पीछे बताया था, जल निकासी के लिए उत्तम अवस्था, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी उत्तम अवस्था है जल निकासी, मतलब पट्टेदार जल निकासी। एक दूसरे को समकोण में काटती हुई नालियां है, ग्रिड पद्धति बोलते हैं जिसे, इसे पट्टेदार, ये कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। अब देखो खांचे मिली है, खांचे का मतलब है देखो हल बने हुए हैं,
इस प्रकार से ये खांचे, एक का खांचा होगा, दो खांचा होगा, इस तरह से खांचे बने हुए हैं। यह है कालीबंगा से। कहां से मिले है? कालीबंगा से। मतलब एक नगर से बाहर जो दीवार है, प्राचीर, प्राचीर से बाहर, नगर से बाहर एक खेत मिला है। उस खेत में खांचे मिले हैं कि एक ही खेत में एक साथ दो फसलों के बोने के साथ से मिले। कितने? एक साथ दो फसलों के बोने के साथ से, मतलब मिश्रित कृषि भी ये लोग करते थे, एक साथ में दो दो फसलें भी ये लोग बोते थे। यहाँ पे फसलों में यह कहा गया है, एक तो थी सरसों थी और दूसरी फसल का नाम आता है चना था। इसका मतलब ये कौन सी फसल थी? रबी की फसल थी। कौन सी थी भाई? रबी की फसल थी। इसलिए खांचे मिले हैं कहां से? कालीबंगा से। और बनवाली, बनवाली से क्या मिला है? पक्की मिट्टी से बना एक हल मिला है। कहां से मिला है? बनवाली से पक्की मिट्टी से बना हल मिला है। ये बनवाली कहां से पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में मिलता है। और लोथल है जो गुजरात की भुवा नदी के तट पे है। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के दाएं तट पे पाकिस्तान के लरकाना जिले में यह पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? देखो युग्म समाधान एक नंबर में देख लीजिए, मोहनजोदड़ो से पट्टेदार जल निकासी, एक में दो, एक में दो, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक व दो में से होगा। लोथल में बी में एक रेत, ठीक है, इसे भी कोई अब देखो बनवाली से क्या मिला? बनवाली से चार। इसका मतलब ऑप्शन नंबर दो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर दो हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और अपनी नोटबुक में, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नोट्स तैयार कर लीजिए अपने हाथों से। ये और देखिए, देखो मोहनजोदड़ो से पट्टेदार जल निकासी प्रणाली प्राप्त हुई है। जल निकास प्रणाली विश्व में मात्र रोम की कीट नामक शहर से ही विद्यमान थी। अब देखो इनसे पहले जो रोमन जो सभ्यता थी, उन रोमन सभ्यताओं के बराबर भी देखो रोमन के जो कीट नामक एक शहर है, उस शहर में ऐसी क्या है? जल निकासी के प्रमाण मिले हैं, जो कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। देखो लोथल से तीन युग्मित समाधियां प्राप्त हुई है। कितनी? तीन। तीन युगल समाधान मिले हैं, जो पुरुषों के साथ में किसको दफनाया जा सकता था? स्त्री को या महिलाओं को भी उसमें मतलब दफना दिया जाता था। इसका मतलब यह है, हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में भी क्या थी भाई? सती प्रथा थी। सिंधु घाटी सभ्यता के काल में सती प्रथा का भी क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिलता है? तो ये था लोथल। बनवाली से पक्की मिट्टी का बना क्या मिला है? एक हल मिला है। और कालीबंगा से खेत में हल में खांचे मिले हैं, जो एक साथ कितनी फसलों को बोने का साक्ष्य है? दो फसलों को बोने का साक्ष्य। कितनी फसलों को? एक साथ में दो फसल बोने का भी साक्ष्य कहां से मिला है मित्रों? कालीबंगा से। आपको मैंने बता भी दिया कि जो कालीबंगा है ये राजस्थान में पड़ती है, राजस्थान में हनुमानगढ़ में पड़ती है। हनुमानगढ़ में भी ये कहा जाए तो कौन सी नदी है? घग्गर नदी के तट पे है। ये भी ध्यान रखिए। इसकी खोज हुई थी आजादी के बाद में, खोजा गया ये प्रथम स्थल है 1952-53 में अमला नंदन घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अमला नंदन घोष के द्वारा ये खोजा गया था। ठीक है ना? इस चीज का ध्यान रखिए मित्रों कि ये क्या है। अब देखो बनवाली कहाँ पे पड़ती है? ये हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में पड़ती है। और ये लोथल, ये जो स्थल है ये कहाँ पे है? गुजरात।
गुजरात में कौन सी नदी है? भोगवा नदी के तट पे, भोगवा नदी के तट पे। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है ना। इसकी विशेषताएं हमने पढ़ ली, और आगे जैसे ही और क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चनों में इसकी विशेषताएं पढ़ ली हैं, तो आज का जो हमारा ये तीसरा पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। आपने यदि पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो इन वीडियो को जरूर देख ले, ताकि जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, और आप अपने नोट्स भी साथ साथ में तैयार करते जाइए, ताकि कोई भी प्रश्न छूट ना जाए। तो देखिए, यदि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ में, और इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो नए वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल में क्या तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन आ जाएगा, बेल की घंटे बज जाएगी कि नंदू सर का वीडियो आ गया है। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इतिहास पढ़ने का मजा लीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। हम अच्छी तरीके से और ध्यान पूर्वक और ऑथेंटिक बुक से हम इतिहास को हम आसानी से कहानी के रूप में आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। और मैं ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसलिए ये हमारा आज का वीडियो, ये आज की हमारी क्लास यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।